नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28, अनुच्छेद 25 से 28, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी धार्मिक आजादी, एक धार्मिक आजादी से संबंधित है, आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित है। 25 से 28 में 25, 26, 27 और 28 में इसका प्रोविजन दिए गए हैं और वन बाई वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आर्टिकल 25, व्हाट इज से, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो इसकी बेस रीडिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब आत्मसात करना, यानी कि उसको अपने अंदर ग्रहण करना। एंड फ्री प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन, कोमा प्रैक्टिस मतलब उसका अभ्यास करना। एंड प्रोपोगेशन, यानी कि इसका प्रचार करना और इसका अभ्यास करना। प्रोफेशन का मतलब मानना, यानी कि किसी भी फ्रीडम हो, आजादी ऑफ रिलीजन, धार्मिक आजादी, जो क्या है, कंसाइंस, आत्मसात करना, यानी कि ग्रहण करना। एंड फ्री का मतलब अपनी मर्जी से मानना, किसी भी धर्म को मानने की आजादी। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना। एंड प्रोपोगेट, यानी कि उसका प्रचार करना। तो ये जो हेडिंग है आर्टिकल 25 की है। 25 ये कहता है कि भी कोई भी व्यक्ति अपनी मन मर्जी से किसी भी धर्म को आत्मसात कर सकता है, या आत्मसात कर सकता है, उसको मान सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है। ये आर्टिकल 25 की फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट जो है क्लास हमें बताती है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि भाई ये दिस फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। सब्जेक्ट टू है, ये कंडीशन है कि पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, यानी कि नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। एंड हेल्थ पर भी होना चाहिए। टू द अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट, all person are equally entitled to freedom of conscience and the right of freely profess and practice and propagate the religion। ये कहता है कोई ये कंडीशन हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये कंडीशन है, यानी कि लिमिटेशन है, मोरलिटी के आधार पर होना चाहिए। और हेल्थ के आधार पर भी उसकी कंडीशन है कि भाई हेल्थ के जो राइट्स है, दूसरे के किसी हेल्थ के राइट्स है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। और पब्लिक ऑर्डर है, जो पब्लिक ऑर्डर है, व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के रहते रहे, उन कंडीशनों को पूरा करते हुए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से आत्मसात करने का अधिकार है और फ्रीली उसको मानने का अधिकार है, अपनी मर्जी से मान सकता है। और प्रैक्टिस, यानी कि उसका अभ्यास कर सकता है उस धर्म का, और उसको प्रोपोगेट कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये जो आपको जो धार्मिक जो आजादी दी गई है, तो इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें एक सवाल आता है कि भी इंडिया इज ए सेकुलर और नॉट, धर्मनिरपेक्ष है या नहीं। ये भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है। तो दिस इशू वाज हेल्ड, एंड जो 42वां अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर,
42वां अमेंडमेंट हुआ, उस 42वें अमेंडमेंट के अंदर सेकुलर वर्ड प्रियम्बल के अंदर जोड़ा और एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एस आर बोम्मई BOMMAI बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये आया था AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 1918 का। इसमें ये डिसाइड किया गया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेकुलरिज्म इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलरिज्म इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, जो शब्द जो 42वें अमेंडमेंट के अंदर 42वां जो अमेंडमेंट हुआ इसमें जोड़ा गया प्रियम्बल के अंदर, तो इसमें SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले जो केस 1994 के अंदर ये हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स ये एक ऐसा एक ढांचा बेसिक ढांचा है, अगर इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है ये इस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खड़ा है, यानी कि इसके अंदर अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती, ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिक स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है। जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि उसके अंदर आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। स्टेट ट्रीट इक्वली ऑल द रिलीजन एंड रिलीजियस डोमिनेशन, यानी कि राज्य जो है सभी इक्वली सभी धर्मों को बराबर इक्वली जो है ट्रीटमेंट देगी, किसी रिलीजन को स्पेशल दर्जा नहीं देगी। वो SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाले जो है केस में दिया है। तो हमें इसको आगे समझने से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि 42वें अमेंडमेंट के अंदर सेकुलर वर्ड जो है इसमें प्रियम्बल में जोड़ा, और इसमें SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हेल्ड किया गया कि सेकुलरिज्म इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आगे इसको समझते हैं कि भी आगे इस आर्टिकल 25 को, क्योंकि इसको आगे समझने से पहले इस SR बोम्मई वाले जो केस को हमने समझने की आवश्यकता है कि भाई इसमें क्या लिखा है और इसमें क्या हेड हुआ है। और ये 3 कंडीशन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ। तो ये कंडीशन के रहते ही आपको ये धार्मिक आजादी के जो है आपको फंडामेंटल राइट्स में दिए जाएंगे, क्योंकि दिस राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और इसमें जैसे आर्टिकल 25 और क्लास 2 में क्लास 2 में कहा है स्टेट इज एम्पावर बाय लॉ, स्टेट इज एम्पावर बाय लॉ, किसी भी कानून के द्वारा स्टेट को अधिकार है, क्या अधिकार है, स्टेट रेगुलेट कर सकता है, टू ये जो है रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी उसको नियम रूल रेगुलेशन बना सकता है, और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक ये वर्ड दिए हैं, फाइनेंशियल और इसमें पॉलिटिकल और इसमें अदर सेकुलर एक्टिविटीज और अदर सेकुलर एक्टिविटीज, इस पर स्टेट कानून बना सकता है। 25 क्लास 2 में 25(1) में कहा कि भी कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपनी मन मर्जी से आत्मसात कर सकता है, उसको मान सकता है,
उसको प्रैक्टिस कर सकता, उसका अभ्यास कर सकता है, उसको प्रचार कर सकता है, उसको फैला सकता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो 25(2) में कहा कि स्टेट इज एम्पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास पावर है बाय लॉ उसको रेगुलेट करने के लिए। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको रेगुलेट कर सकता है कानून के बनाने के बाद, उनको भाई उनको उनके अंदर उनको रोकथाम के लिए, उनको अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए। और इसमें प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, और बी में कहा कि टू प्रोवाइड प्रोवाइड टू प्रोवाइड फॉर ए सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। भाई कोई भी धर्म है उसके अंदर कानून के द्वारा उनको सोशल व धार्मिक सुधार के लिए या रिफॉर्म के लिए उसके अंदर ये चीज कानून ला सकती है, कानून ला सकती है रेगुलेशन के द्वारा। भी कोई भी सुधार की आवश्यकता है, किसी भी धर्म के अंदर सुधार की आवश्यकता है तो उसमें कानून लाकर उसमें ये स्टेट के पास पावर है, स्टेट इसमें ये कर सकती है। अब इसमें एक दो केस लो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये जो है चीजें समझ में आ जाएगी कि सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू जो है कंडीशन क्या है। एक नेशनल एंथम का केस हुआ, एक नेशनल एंथम का केस होता है, इसमें नेशनल एंथम का केस है, बहुत ही बेहतरीन केस है, इसको समझने की जरूरत है कि नेशनल एंथम का केस है। नेशनल एंथम का केस है, बहुत ही बेहतरीन केस है इसमें। और इसमें इसका जो साइटेशन है इस केस की बिजियो BAGOE बिजियो EMANUAL एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये AIR 1984 में आया है, ये सुप्रीम कोर्ट 615, सुप्रीम कोर्ट केसेस 615, ये इसकी साइटेशन है, बिजू एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या होता था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नेशनल एंथम पे केस है, राष्ट्रीय गान का केस के नाम से पॉपुलर है कि भाई विजय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राष्ट्रीय गान से संबंध इसका जो है पॉपुलर जो है ये केस राष्ट्रीय गान के केस के नाम से पॉपुलर है विजय एम्यूनल का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग ए नेशनल एंथम। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हैड नो पर्सन किसी भी व्यक्ति को shall be compelled to sing a national anthem, उसको नेशनल एंथम गाने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया, विजय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण केस है कि भाई राष्ट्रीय गान जब गाया जाता है स्कूल के अंदर या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जहां भी गाया जाता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसको गाने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये हेल्ड हुआ था विजय एम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1984 के अंदर ये डिसाइड हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि तीन बच्चे थे, तीन स्टूडेंट, थ्री चिल्ड्रन या फिर स्टूडेंट जो थे, वो जब राष्ट्रीय गान हो रहा था तो उस समय ये खड़े थे, यानी कि स्टैंडिंग थे, बट जो है दे आर नॉट सिंगिंग, वो सिंगिंग नहीं कर रहे थे, यानी कि बोल नहीं रहे थे। तो उसमें स्कूल ने इन तीनों बच्चों को एक्सपेल कर दिया, स्कूल से एक्सपेल कर दिया, इनको बाहर निकाल दिया, इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया इनका। तो इसमें इसको चैलेंज किया गया, तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, ये तीनों बच्चे जो थे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे थे। इसमें इसकी जो वैलिडिटी को चैलेंज किया कि भी तीनों बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो इसमें इन तीनों बच्चों ने ये पिटीशन फाइल की और कहा कि इसमें हमारा
फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है 25(1) के अंदर कि भाई हमें अपनी मन मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने ये पली ली। तो इसमें इसमें एक सर्कुलर भी इशू हुआ, एक इसमें सर्कुलर भी इशू हुआ, वो डायरेक्ट इशूड हुआ सर्कुलर, वो इशू किया डायरेक्टर ने इशू किया सर्कुलर ने, और इसमें कंपलसरी, इसमें कहा कि भाई कंपलसरी है, डायरेक्टर ने कहा कि भाई कंपलसरी है भी कोई भी स्टूडेंट है जहाँ प्रेयर हो रही है, प्रेयर के समय अगर राष्ट्रीय गान चल रहा है, राष्ट्रीय गान बज रहा है, तो उसमें कंपलसरी उनको राष्ट्रीय गान को सिंग करना पड़ेगा, वो गाना पड़ेगा। तो ये सर्कुलर इशू हुआ, तो इसको चैलेंज किया गया, सर्कुलर को भी चैलेंज किया गया और इनको जो बाहर निकाला इसको भी चैलेंज किया। इन्होंने पिटीशन फाइल की और कहा कि भाई ये हमारा आर्टिकल 25(1) का जो है हमारा वायलेशन है और हमारे को गलत तरीके से स्कूल से बाहर किया गया है। ये हमारी आजादी है कि हम अपनी मन मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ये कोर्ट में चला गया। अब केरला हाई कोर्ट इसमें डिसीजन देता है। इसमें केरला हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है? अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, लेकिन इससे पहले इसको इस केरला हाई कोर्ट में फाइल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ये बाद में जाता है। अब केरला हाई कोर्ट में केरला हाई कोर्ट जो है इसमें केरला हाई कोर्ट इसमें डिसाइड करता है। इसमें डिसाइड क्या करता है कि इट्स ए ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सिंग द नेशनल एंथम। भाई इट्स ए ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू सिंग ए नेशनल एंथम जो 51(a) के अंदर 51(a) के अंदर जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ड्यूटीज दी गई हैं कि भाई हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि राष्ट्रीय गान का, नेशनल एंथम का सम्मान करे। तो ये इसमें कहा कि ये ड्यूटी बनती है, इसलिए जो है ये जो 3 स्टूडेंट है उनको बाहर निकाला है स्कूल से, तो ये ठीक निकाला उनको, क्योंकि उनको सिंग करना था। तो फिर ये तीनों बच्चे जो है अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि भाई ये जो इसमें तीनों बच्चे जो थे वो जब राष्ट्रीय गान गाया जा रहा था तो ये खड़े थे और ना गाना, ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो भी है जब राष्ट्रीय गान जब चल रहा है तो उसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से खड़े होकर उसका राष्ट्रीय गान का सम्मान किया है। भाई गाना ना गाना, उसको सिंग करना या ना करना, दिस इज ए ओन चॉइस। और कहा कि ये उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, उनको बाहर निकाला है। तो हाँ, हालांकि उनका जो कंडक्ट था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उन्होंने इस राष्ट्रीय गान का सम्मान किया है। जो खड़े थे तो इट मीन्स उन्होंने सम्मान किया राष्ट्रीय गान का। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि, और ये जो केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, केरला हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया और इसको यानी कि पलट दिया और कहा कि देयर इज नॉट एनी लीगल ऑब्लिगेशन टू इंडिया फॉर द सिटीजन टू सिंग द नेशनल एंथम। भाई इसको सिंग करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कोर्ट सेड दैट बाय स्टैंडिंग ऑफ द व्हाइल द नेशनल एंथम वाज बीइंग sung, the children had shown proper respect to national anthem and there is not a violation of the fundamental duties laid down the article 51A कि भाई उसका वायलेशन नहीं है कि वो खड़े थे और उन्होंने नेशनल एंथम का सम्मान किया। तो ये जो है केरला हाई कोर्ट का विजय एमिनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का बहुत ही फेमस जजमेंट था और इसमें ये हेड किया कि वह नेशनल एंथम के लिए किसी को कंपल्सन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों जो स्टूडेंट थे वो खड़े थे और उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है नेशनल एंथम का सम्मान किया था। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही फेमस और लीडिंग केस था। इसको प्रत्येक व्यक्ति को समझने की जरूरत है, क्योंकि लो पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन दिया जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो इसलिए अनदर केस है
जैसे अभी हमने 25(2) को हमने पढ़ा था, आर्टिकल 25 क्लास 2 को पढ़ा था कि भाई इसके अंदर सब्जेक्ट 2, उसी में 25(1) के अंदर ही हुआ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ के बारे में, ये 3 चीज पढ़ी थी, हेल्थ, मोरलिटी और पब्लिक ऑर्डर। तो इसमें एक नॉइज पोल्यूशन से संबंधित एक केस आया, नॉइज पोल्यूशन से संबंधित केस था, नॉइज पोल्यूशन के नाम से, नॉइज पोल्यूशन इस से संबंधित केस था। इसमें थे चर्च ऑफ गॉड, ये केस था चर्च ऑफ गॉड, फुल गॉसिप, फुल GOSPE इन इंडिया वर्सेज KRMC वेलफेयर एसोसिएशन, ये वेलफेयर एसोसिएशन का केस था। 2000 का केस है, AIR 2000 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट 2773 ये केस था। इसमें कहा कि नो पर्सन अलाउड टू क्रिएट ए नॉइज पोल्यूशन, किसी भी व्यक्ति को भाई नॉइज पोल्यूशन यानी कि नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करने का अधिकार नहीं है, क्रिएट करने का अधिकार नहीं है। ये इस केस में ये दिखाया गया भाई धर्म के नाम पर, चाहे वो मंदिर में लाउड स्पीकर के माध्यम से हो या फिर चर्च में हो या फिर किसी मस्जिद के अंदर हो। इस केस में जो चर्च से संबंधित केस था, ये चर्च जो था, चर्च के अंदर म्यूजियम जो था, म्यूजिक और ढोल और बड़े बड़े जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे। तो इसमें आसपास के जो लोकेलिटी वाले जो लोग थे उनका ये कहना था कि जो म्यूजिक जो चलाते हैं चर्च के अंदर, तो इससे जो हमारी जो आसपास की जो कॉलोनी के जो लोग हैं वो वहां एक ऐसा शोर उत्पन्न हो जाता है जिससे हमारी पीस खत्म हो जाती है, हमारी शांति खत्म हो जाती है। तो इट्स ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अदर पर्सन। हालांकि उनको अपने धर्म को प्रोपेगेट करने का तो अधिकार है, लेकिन प्रोपेगेट करने का, अभ्यास करने का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ, तो इससे दोनों ही चीज खराब हो रही है। भाई पब्लिक ऑर्डर भी खराब हो जाता है और दूसरा जो है इसमें हेल्थ का भी इश्यू है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कोई भी हो, किसी को भी धर्म के नाम पर नॉइज पोल्यूशन करने का अधिकार नहीं है। तो जो धार्मिक आजादी है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट्स नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है। जो कंडीशन दी गई है कि पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी पर आधारित होने चाहिए और उसमें हेल्थ का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो है ये धार्मिक आजादी का राइट्स, आपका फंडामेंटल राइट्स बनता है, अदरवाइज आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं बनता है। तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन दी गई है, तो रेस्ट्रिक्शन वही रेस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल 19(2) के अंदर दी गई है, क्लास 2 के अंदर दी गई है। तो इसी तरह से जैसे इसमें एक दो एग्जाम्पल है, जैसे जो स्लॉटर हाउस होते हैं, SLAUGHTR, स्लॉटर हाउस का मतलब होता है जहां पर पशुओं को काटा जाता है। तो स्लॉटर हाउस इन पब्लिक पैलेस, स्लॉटर हाउस यानी कि उनका पशुओं का वध, जो पशुओं का वध है, जैसे पशुओं का वध है। अब धार्मिक आजादी के मामले को लेकर आप पब्लिक पैलेस पर पशुओं की बलि देते हैं या पशुओं को मारते हैं पब्लिक पैलेस पे, तो इट्स नॉट ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका धार्मिक आजादी का अधिकार में नहीं आएगा। जो इसी तरह से जैसे मान लो इनडिसेंट एक्सपोजर, अगर गलत तरीके से आप नग्नता फैलाते हो या फिर जो है इससे ऑब्सोनिटी फैलती है,
और उसको उसको हम ये कहते हैं कि भाई ये हमारा धार्मिक आजादी है, तो उसको भी ये उसमें नहीं माना जाएगा। इनडिसेंट एक्सपोजर एट ए पब्लिक पैलेस में ये नहीं होना चाहिए। और जैसे मान लो कई बार रिलीजियस रिलीजियस अनटचेबिलिटी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई छुआछूत धार्मिक छुआछूत जैसे धार्मिक छुआछूत है कि भाई जैसे धर्म ये कहता है कि भाई ये निम्न जाति से है, तो इसको इस निम्न जाति के रहते हुए, यानी कि निम्न जाति से है, ये फलानी जाति से है, तो इसके आधार पर उसको छुआछूत की जाती है धार्मिक रेफरेंस देते हुए, तो ये भी धार्मिक आजादी के अंदर नहीं आता। अब जैसे जैसे देवदासी सिस्टम है, जैसे देवदासी सिस्टम है, जब देवदासी सिस्टम है जो साउथ इंडिया में प्रचलित थी, तो उसको 25(2) के अंदर आर्टिकल 25(2) के अंदर बाय रेगुलेशन स्टेट इज एम्पावर बाय रेगुलेशन वेलफेयर ऑफ द एनी रिलीजन, उसको किसी भी धर्म को सुधारने के लिए और उसमें रिफॉर्म करने के लिए तो उसमें रेगुलेट कर सकती है। तो कानून बनाकर इस देवदासी प्रथा को खत्म किया गया। तो ये भी जो है ये कुछ कंडीशन है। तो जैसे बता दिया, स्लाटर हाउस, पब्लिक पैलेस पे पशुओं का वध हो गया, इनडिसेंट एक्सपोजर हो गया, नग्नता से एक्सपोज करना पब्लिक पैलेस के अंदर, तो रिलीजियस अनटचेबिलिटी हो गई। तो ये जो है ये इस तरह से जो है ये धार्मिक आजादी के अंदर नहीं आते। तो इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखने का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब जैसे प्रोपोगेट का मामला आ जाता है, भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेट का मतलब होता है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये इसमें बताया गया कि किसी भी धर्म को हम बढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये इसमें दिया गया है। तो इसमें एक केस आया, प्रोपोगेट नॉट फोर्सिबल कन्वर्सन। अब ये भी बताया गया प्रोपोगेट का मतलब प्रचार, और प्रचार का मतलब है फोर्सफुली कन्वर्जन। जैसे मान लो कोई हिंदू है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, अगर उसका फोर्सफुली उसको जबरदस्ती उसको मुस्लिम बनाया जाए, या फिर जो है क्रिश्चियन बनाया जाए, या फिर जो है उसको किसी दूसरे धर्म के अंदर उसको कन्वर्जन किया जाए, या फिर जो है मुस्लिम से हिंदू बनाया जाए, या फिर क्रिश्चियन से हिंदू बनाया जाए, या फिर क्रिश्चियन से मुस्लिम बनाया जाए, तो ये अगर ये फोर्सफुली है, जबरदस्ती अगर बनाया जाता है, तो ये इसको प्रोपोगेट यानी कि प्रचार नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्सफुली आया है। ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती कन्वर्जन है। हालांकि आप अपनी मनमर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुली किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर कन्वर्ट कराना, दिस इज ए नॉट ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द रिलीजन। ये आपका धार्मिक आजादी का अधिकार नहीं है। अगर ये किया जाता है दिस ऑफेंस अकॉर्डिंग एट प्रेजेंटली, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसमें रेगुलेट कर सकती है। तो ये जो है प्रोपोगेट का मतलब प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आप फोर्सफुली किसी भी धर्म को किसी भी एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर उसका जो है कन्वर्जन कराया जाए। तो इसमें एक केस और मैं बताता हूं आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो केस है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब केस है, क्योंकि आनंद मार्ग का केस है। आनंद मार्ग इसका जो केस का नाम है, आनंद मार्ग का केस है। तो आचार्य जगदीश, इसकी जो साइटेशन है ACHARY, आचार्य जगदीश VARY
RANAND, AVA अवधूता वर्सेज कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता। आचार्य जगदीश वर्णंद अवधूता। ये जो केस आया ना, 1984 में आया फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस 522। ये आनंद मार्ग के नाम से, आनंद मार्ग केस के नाम से पॉपुलर है। बड़ा लीडिंग, बड़ा फर्स्ट क्लास केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि तांडव डांस इन पब्लिक पैलेस इन प्रोसेशन, ये जो झांकी निकाली जाती है प्रोसेशन के अंदर, यानी झांकी जो है, इसको झांकी बोलते हैं। झांकी के समय एट ए पब्लिक पैलेस बाय आनंद मार्ग कैरिंग ए लिथल वेपन एंड ह्यूमन स्केल्ड, ये जो मानव की खोपड़ी और ये लिथल वेपन के साथ मानव की जो खोपड़ी लेकर ये जो तांडव डांस जो कर रहे थे इसमें पब्लिक पैलेस पे, इस झांकी के दौरान, यानी झांकी या फिर जो है जो झांकी निकलती है, इनका जो एक समूह निकलता है, तो उसमें जो है ये लिथल वेपन के साथ और ह्यूमन स्केल के साथ जो है तांडव कर रहे थे। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा धारा 144 लगा दी। 144 यानी कि धारा 144 सीआरपीसी। धारा 144 सीआरपीसी होती है प्रिवेंशन ऑफ न्यूसेंस का मतलब किसी भी उत्पात को रोकने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। तो इसमें ये जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल पुलिस ने यहाँ पर इसमें इस प्रोसेशन में इसको रोक लगा दी अंडर 154 सीआरपीसी में, कि भाई ये जो है उत्पात है, ये पब्लिक न्यूसेंस है। तो इसको चैलेंज किया गया, और इसको चैलेंज किया गया तो इसमें पिटीशन में ही कहा गया भी तांडव डांस जो है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 25 के अंदर। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो धारा 144 लगाई गई थी सीआरपीसी की, इसको राइट ठहराया और उसको सही ठहराया। और द ऑर्डर इम्पोजिंग द under section 144 CRPC prohibiting such procession is a intent of the public order. Morality was not a violation under article 25 and 26 of the Constitution. भाई ये 25 आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन नहीं है। रिजेक्ट कर दिया इनका जो कंटेंशन था, इनकी जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट की कि भाई धारा 144 स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है और पब्लिक न्यूसेंस है, दिस इज द पब्लिक न्यूसेंस। ये राइटली, ये ठीक लगाई है कि पब्लिक पैलेस के अंदर ये जो तांडव डांस है विद जो है कैरिंग लिथल वेपन और जो ह्यूमन स्केल को लेकर, ये एक ऐसा जो है ये एक ऐसा उत्पात है, ये उत्पात है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बाय रेगुलेटिंग बाय एनी लॉ उसको रोका है। तो ये ठीक रोका है, और दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25 और 26। तो ये जो है इस तरह से 25 को हमने पढ़ा है इसमें। और इसमें एक चीज और, एक फेमस चीज है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात और बता के इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे कि इसमें एक अनोदर केस आता है। एक इसमें अनोदर एक केस आता है जो कि हरियाणा से संबंधित है, जो कि हरियाणा से संबंधित है। जैसे पंचायत राज के अंदर एक रूल, स्टेट गवर्नमेंट एक रूल लेके आती है, एक रूल लेके आती है भाई
टू चिल्ड्रन नॉर्म। भाई जिसके भी दो बच्चे होंगे, दो से ज्यादा बच्चे होंगे, तो वो दो से ज्यादा बच्चे होंगे वो पंचायत राज एक्ट, यानी कि हरियाणा पंचायत राज एक्ट जो है में एक धारा सेक्शन 175(11) जी, ये 1994 है। ये एक्ट 1994 का एक्ट है, हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 सेक्शन 175(11) जी के अनुसार जिसके भी दो से ज्यादा बच्चे हो गए, तो वो अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, मान लो सरपंच का, पंच का, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, ये डिस्क्वालीफाई होगा। ये इसमें कहा, ये इस एक्ट में प्रावधान है। तो इसको चैलेंज किया गया, और इसमें साइटेशन है जावेद वर्सेस हरियाणा, हाँ जी, AIR 2003 का जजमेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट 3057। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस सेक्शन 175(11) जी of the Haryana Panchayat Raj Act 1994 disqualify the person have more than 2 children for the contesting of the election for the post of the sarpanch and पंच, not a violation of the fundamental rights। 25 का जो है इसमें वायलेशन नहीं। जिन्होंने पेटिशन फाइल की उन्होंने ये अपील ली कि भाई बच्चे, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करना हमारा धार्मिक अधिकार है, ये हमारा पर्सनल लो के अंदर आता है, भाई हम दो से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे 25 का आर्टिकल 25 का वायलेशन है जावेद वर्सेस हरियाणा के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो है पेटिशन को खारिज किया, कहा कि ये जो रूल है सेक्शन 175(11) जी, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चों जिसके पास जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ये ठीक है। तो इस तरह से जो है आर्टिकल 25 के हमने प्रोविजन को समझा। भी 25 क्या कहता है, बेसिक थीम ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से किसी भी धर्म को आत्मसात कर सकता है, उसको मान सकता है, उसका अभ्यास कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है। भाई पब्लिक ऑर्डर का मतलब अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। भाई आपका धार्मिक आजादी है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक जो ऑर्डर है, यानी कि व्यवस्था है, एक सार्वजनिक व्यवस्था है, वो खराब नहीं होनी चाहिए और मोरलिटी पर आधारित होना चाहिए। यानी आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी जो धार्मिक जो एक्टिविटी है वो नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, अनैतिकता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हेल्थ का मामला आता है, भाई हेल्थ का इश्यू नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी कोई भी धार्मिक एक्टिविटी है, किसी दूसरे पर्सन की आजादी है, राइट टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार, यानी उसके दूसरे व्यक्ति के हेल्थ पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, उन कंडीशनों के रहते आपका ये फंडामेंटल राइट्स है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपना सकते हो, प्रोफेशन यानी प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन उसमें ये चीजें होनी चाहिए। और उसमें ये चीज भी है कि आप जबरदस्ती किसी के धर्म, यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई रिलीजन है, उससे दूसरे रिलीजन के अंदर फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करा सकते। अगर वो फोर्सफुली कन्वर्जन कराते हैं तो दिस इज नॉट ए फंडामेंटल। हाँ, वॉलंटियरली मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू धर्म को अपने अंदर आत्मसात कर सकता हूं, या फिर मान भी सकता हूं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता हूं। दिस इज ए ऑन राइट, ऑन चॉइस, लेकिन फोर्सफुली नहीं। कोई हिंदू धर्म का है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, वो क्रिश्चियन धर्म को मान सकता है, लेकिन फोर्सफुली नहीं।
मान सकता है, आत्मसात कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन फोर्सफुली नहीं है, इट्स ए वॉलेंटियरली होना चाहिए। तो सब्जेक्ट टू ये कंडीशन जो आर्टिकल 25 क्लास 2 में दी गई है, उन कंडीशनों, सब्जेक्ट टू वे कंडीशन है, उन वे कंडीशन है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और कुछ फेमस जो केस है वो हमने आपके सामने डिस्कस किए। अगर आपको ये जानकारी आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम की को अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आर्टिकल 56 और 57 और 58 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।